नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। नफरती न्यूज के प्रयोग को लेकर के एनडीटीवी इंडिया पर और खास तौर से यहां मुकाबला में हमने इतने कार्यक्रम किए हैं जिसकी अब गिनती करना मुश्किल है कि किस तरीके से न्यूज भी अब नफरत के इस इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके लिए क्या सुधार किए जाएं, क्या नहीं किया जा रहा है, सेल्फ रेगुलेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोग जब सुधरने को तैयार नहीं है ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इन सारी चीजों के बीच में देखिए दो तीन बड़ी अहम बातें हुई। एक तो अब सरकार की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं कि मीडिया को संयम बरतना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उनकी तरफ से इस तरीके की बातें आ रही हैं। और दूसरी जो बड़ी बात हो गई वो ये कि अदालत, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ रूप से इसको बहुत बड़ी चुनौती माना है। और सिर्फ नफरती न्यूज नहीं, नफरती न्यूज के एंकरों को भी एक बहुत बड़ी चुनौती माना है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से डिबेट कंडक्ट होती है, जिस तरीके से बातचीत होती है, वो राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। लंबा सवाल पूछा जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा बोलने का और उस तरीके से उसको कंडक्ट किया जाएगा। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुध ले ली और यह बोला कि नफरती एंकर दिक्कत हैं, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिस तरीके से आप याद कीजिए विशाखा गाइडलाइंस थी, हमारे पास यह विशेष अधिकार होता है, तो अगर केंद्र सरकार कुछ काम नहीं करेगी तो फिर हमको कुछ आदेश जारी करने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेंगी। इसमें एक बात यह भी हो रही है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से टीवी की डिबेट होगी तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा। ये सारे सवाल अब उठ करके सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनौती समझ ली गई है, जान ली गई है और उस पर एक्शन की बात होने लगी है, जिसको एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तो मुकाबला में आज नफरती एंकर पर सुप्रीम लगाम, क्या कोर्ट निर्धारित गाइडलाइन ही है आगे का रास्ता। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ वकील भी हैं, शाहिद अली और एडवोकेट के मनान। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि शुरुआती वक्तव्य के लिए आप सब लोगों को एक एक मिनट का समय दिया जाता है। तो आशुतोष जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं टॉपिक एक बार फिर से दोहरा दूं, नफरती एंकरों पर सुप्रीम लगाम, क्या कोर्ट निर्देशित गाइडलाइन ही है आगे का रास्ता। आशुतोष, जो कुछ भी टीवी चैनल्स पर एंकर के माध्यम से हो रहा है वो अपने आप में एक प्रायोजित कार्यक्रम है और वो सत्ता के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम नहीं चलेंगे और नहीं होंगे तो सरकारों के लिए और सत्ता के लिए अपने पद पर बने रहना मुश्किल हो पाएगा। तो ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल वेपन है, एक राजनीतिक हथियार है। इसलिए अगर कोई ये उम्मीद करे कि सरकार इस पर किसी तरीके का नियंत्रण कर सकती है, करना चाहती है, करना नहीं चाहती है, तो ये अपने आप में एक चीज को ना समझने वाली बात होगी। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि देश के आईएनबी मिनिस्टर, जो कुछ साल पहले कहते पाए गए थे देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, उनको प्रमोट करके देश का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और आईएनबी मिनिस्ट्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दे दिया गया। वो कुछ दिनों पहले ये कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सबसे बड़े खतरा है। तो अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो चीजों को ठीक करें, वो खुद उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल औजार है, राजनीतिक औजार है। और जब तक है वो इसीलिए है ताकि ध्रुवीकरण होता रहे और उनकी सरकारें बनती रहे, उनका वोट जो है वो सुनिश्चित होता रहे। जी बिल्कुल। एनके सिंह, आपके विचार। नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट की समझ पे थोड़ा सा एक वो हो रहा है, बहुत ही दुखी है हम कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के देखा तो टारगेट हुआ है एंकर। बिल्कुल आशुतोष ने सही कहा है कि ये प्रॉब्लम एंकर की थोड़ी है, ये प्रॉब्लम मालिकान से आ रही है और ये प्रॉब्लम वहां की नहीं है, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की प्रॉब्लम है। ये किसने क्रिएट किया है? ये जो पूरा आप डाइकॉटमी देख रहे हैं, ये क्रिएट कहां से, इसका ओरिजिन कौन है? और उसी से आप कह रहे हैं कि आप बनाएंगे कि नहीं, इसको कंट्रोल करेंगे कि नहीं, ये गवर्नमेंट करेगी। आप जरा सोचिए, तरस आता है इस तरह के कंसेप्ट पे कि साहब गवर्नमेंट अभी तक रेगुलेट नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें गवर्नमेंट को, स्टेट को ये पावर नहीं दिए गए हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में वो डिसाइड करे।
ये उसमें नहीं है, बाकी में है, लेकिन 19.2 में नहीं है। इसलिए ये फर्क समझना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि आपको सिर्फ एक एंकर नजर आता है, वो बालिकान जो इशारा करते हैं, वो एडिटर जो बैठा है, जी, आप उसको नहीं देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इस पर आगे हम चर्चा जारी भी रखेंगे। पर एडवोकेट शाहिद अली, आपके विचार। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार ये कहा है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। हेड स्पीचेस की जो माध्यम इन टेलीविजन चैनल्स ने अपना रखा है, आप देखेंगे कि तमाम टेलीविजन चैनल्स, एक एनडीटीवी को छोड़ दें हम अगर, तो तमाम टेलीविजन चैनल शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम परोसते हैं, और किसी भी बात पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करनी है। अभी परसों ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब वक्फ मैटर की सुनवाई कर रहे थे तो ये कहा था कि जो टेलीविजन चैनल में प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, जो प्रसारित हो रहा है, उससे हम बेफल्ड है पूरी तरह से। तो इस तरह की जो कार्यक्रम हमने वो भी देखा तबलीगी जमात वाले मैटर में कि उन्होंने किस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम चलाया, तमाम मुसलमानों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। अभी इंग्लैंड तक इसकी आग पहुंच गई कि वहां भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, क्योंकि तमाम जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो विदेश में रहकर भी हिंदुस्तानी चैनल्स देखते हैं, और रात दिन जब उनको यही परोसा जाएगा हिंदू मुस्लिम, तो उसका नतीजा यही होगा कि लोगों के जहन में पूरी तरह से हेट भर जाती है, जो नहीं होना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में आकर के जब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर कार्यक्रम बनाना चाहिए और यहाँ पर जरूर दिशा निर्देश होने चाहिए। जी जी, लोग कुछ चैनल्स को देखना खोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो एक, जैसे पहले दूरदर्शन माना जाता था कि सरकार का ये चैनल है, सरकारी बातें बताएगा, इंडिपेंडेंट बातें नहीं बताएगा, उस तरह से कुछ ऐसे चैनल्स हो गए हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, एक पर्टिकुलर पार्टी का बढ़ावा देना, उनका गलत को भी सही बताना, और एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ इस तरह से बोलना। उससे ऊपर क्या सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह एक मुर्गे बढ़ाते हैं ना, आपने देखा होगा खेल होता था, उस तरह से ये एंकर उनको आपस में बुलाते हैं, बुला के उनको लड़ाते हैं। उसके बाद जहां तक नहीं तू मैं हाथापाई तक हुई है, ऐसे अब शब्द बोले गए हैं एंकर को भी, और एक दूसरे के साथ। एक बार मैंने देखा, मैं भी वहां बैठा था, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा हाथापाई हो गई वहां बैठे बैठे, क्योंकि इतना बुरी तरह एक ने दूसरे को किया है जी। तो ये एक समाज में अच्छा संकेत नहीं है जी। बिल्कुल, फोर्थ पिलर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो आप बता रहे हैं वो तो मेरे ख्याल आशुतोष जी भी जानते हैं, टीवी में किस तरीके का दौर शायद अभी भी है, और किस तरीके से लाया गया कि जरा एक लड़ाई करवा दो ताकि एकदम मसालेदार हो जाए, हॉट डिबेट हो जाए, इस तरीके की बात की जाती है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे और एनके सिंह जी की जो बात है उसको आगे लेकर के जाएंगे कि ये शुरुआत कहां से हो रही है, उन लोगों, सिर्फ एंकर पर ही क्यों, मालिकों पर क्यों नहीं, और क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित गाइडलाइन ही आगे चल के रास्ता है। क्योंकि इसमें एक पहलू फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी आता है कि अगर कोर्ट तय कर देगा कि किस तरीके से डिबेट होनी है, तो फिर ये कैसे डिबेट, हम स्वतंत्र होने चाहिए कि हम किस तरीके से भी बोलें, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन फेल किया है। इन सब मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनके सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सेल्फ रेगुलेशन, ये तो अब हम लोगों को मान लेना चाहिए कि उसमें मीडिया पूरी तरीके से विफल रहा है, पूरी तरीके से। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो ये मानेगा कि सेल्फ रेगुलेशन में हम सक्षम रहे, हम अच्छे अंकों से पास हुए। रास्ता वही था, लेकिन उस रास्ते का निरादर आपको लगता है अपने ही लोगों ने किया है। संकेत, आज से 25 साल पहले हमने, आशुतोष ने और इस तरह के करीब सारे देश के जो बड़े चैनल थे उनके एडिटर्स ने मिलके एक फैसला किया सेल्फ रेगुलेशन का। इसके पीछे जो कंसेप्ट था वो ये था कि भारत में पीयर प्रेशर वर्क करेगा। इंग्लैंड में नहीं किया, 1919 में जब शुरू हुआ, 1990 में, तो वो एक साल में फेल हो गया सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन भारत ऐसे समाज में चूंकि पीयर प्रेशर एक होता है जो प्रोफेशनल्स पे होता है, हम संकेत से कहेंगे कि संकेत ये आपने गलत एंकरिंग की है तो आप उसको मानेंगे, ये उसके पीछे मुराद थी। और हम लोगों ने शुरू किया, आज 25 साल हो गए,
10 साल इसको चलाने के बाद मालिकान ने इस पे किस तरह से कुछ जो वो लालची एडिटर थे उनके साथ मिलके इसको खत्म कर दिया। सेल्फ रेगुलेशन भारत में खत्म हो गया। मैं अपने जिंदगी का अगर मुझे एक असफलता मुझे सबसे बड़ी लगी तो सेल्फ रेगुलेशन हमारा फेल होना, और शायद आज दोस्त भी इससे इत्तेफाक करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हेड जनरेट्स टीआरपी, हेड डिराइव्स टीआरपी एंड टीआरपी डिराइव्स मनी। दरअसल उसने एक चीज भूल गया कि ये टीआरपी का ओरिजिन क्या है। जनता रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने बाइनरी में बांट दिया है और हिंदू मुसलमान जनता हो गई है। जनता हो गई है तो आप सोचिए एक बहुत सी घटिया एंकर जो दिन भर हिंदू मुसलमान करता है उसकी फॉलोइंग अगर 50 लाख की होगी तो प्रॉब्लम है कहां? जी आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक औजार जो मीडिया के पास था कि सरकार हमें नहीं बताएगी कि हम किस तरीके से काम करेंगे, आज इस नौबत पे आ गई हैं चीजें कि आज की रेट में इस बात पर बहस करनी पड़ रही है कि क्या सेंटर से ही कोर्ट ने पूछा है कि आप कुछ करेंगे नहीं, और अगर आपने नहीं किया तो हमें करना पड़ेगा। तो क्या हम ये समझें कि अब ये सेल्फ रेगुलेशन का देहांत हो चुका है और अब आगे सिर्फ कोर्ट निर्देशित जो गाइडलाइन है उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कोर्ट तय करेगा कि बहस किस तरीके से हो? मेरा क्वेश्चन कितना लंबा हो, आपका जवाब कितना लंबा हो? संकेत, जो बात आपने की उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा राजनीतिक दल आएंगे और चले जाएंगे लेकिन देश रहेगा। उन्होंने कहा भारत सरकार को क्या दिक्कत है, आप क्यों इसे तुच्छ समझते, इसको छोटा क्यों समझते हैं? भारत सरकार मूक क्यों बैठी हुई है? जिसकी जिम्मेदारी है देश के अंदर वाणी की स्वतंत्रता हो, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश के अंदर सद्भाव रहे, अगर वो चुप बैठा हुआ है और खुलेआम नफरत की फैक्ट्री चल रही है, जहां समाज को बांटने का धंधा चल रहा है, बहुत तेजी के साथ धंधा चल रहा है, और वो चुप बैठे हुए हैं, तो फिर इसके राजनीतिक मतलब है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी चल रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो महज कठपुतलियां हैं। उन कठपुतलियों को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। वैसी स्थिति में आप ये कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन काम करेगा? बिल्कुल, सिंह साहब ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन खत्म हो चुका है। अगर आप देखें कि सेल्फ रेगुलेशन की जो बॉडीज हैं उनमें कौन लोग हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने रिटायर्ड जज बैठे हुए, क्या उनको यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है? क्या उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को पिछले 8 सालों में यह समझ में नहीं आया कि टिप्पणी करने मात्र से काम नहीं चलने वाला? क्योंकि आपको याद होगा नुपुर शर्मा के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थी तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा गया था? सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाया गया, इंपीच ईरान सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया उनका? एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को कहते हैं, दरअसल वो एक संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये जजेस जो मिसबिहेव कर रहे हैं इनको इंपीच करना चाहिए, पब्लिक में आके कहते हैं। तो अगर इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है और लोग खुलेआम इस तरीके से करें, इसका मतलब यह सवाल जो है वो सेल्फ रेगुलेशन से बहुत ऊंचे जा चुका है। और मैंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन फेल पास तभी करेगा जब सरकार चाहेगी। अली साहब, पहले आपके पास आऊंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह तय करने लगे कि ऐसी गाइडलाइन होगी, ऐसे मीडिया चलेगा, यूं एंकर बोलेगा, यूं मालिक बोलेगा, ऐसे करेगा, तो फिर तुरंत सवाल उठ सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। इसीलिए सेल्फ रेगुलेशन आया था। सेल्फ रेगुलेशन के पीछे का मकसद ही यही था कि कोई ना बताए कि किस तरीके से हम करेंगे, हम अपने आप तय करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अपने आप करने में तो हम विफल रहे। लेकिन ऐसे में अगर कोई और गाइडलाइन बना देगा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं देखा जाएगा कानूनी रूप से। गाइडलाइन तो खैर कोई भी बना दे, लेकिन जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो तमाम गाइडलाइन बेकार की बात है। गाइडलाइन तो जैसे आशुतोष जी ने कहा, गाइडलाइंस तो हैं। गाइडलाइंस ऐसा नहीं है गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस हैं। नफरत की बात नहीं कर सकते, लाइसेंस रद्द हो सकता है, लेकिन गाइडलाइंस को मान कौन रहा है? चूंकि कोई इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी किसी चीज को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। अभी आपको याद होगा संकेत जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अगर ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं करवाओगे तो मजाक बनेगा ये तो फिर तमाम उसका। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक को इंप्लीमेंट नहीं करवाते हैं, तमाम गाइडलाइंस की तो बात बहुत दूर की है। ये जब तक की जो जनता है हमारे देश की जो आवाम है,
वो खुद जागरूक नहीं होगी, वो खुद इसमें स्टेप नहीं लेगी कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी अगर गाइडलाइंस का वायलेशन होता है, जब तक लोग उनके खिलाफ केसेस फाइल नहीं करेंगे, और केसेस में भी चूंकि इन्हीं लोगों के पास जाएंगे, तमाम सिस्टम तो इन्हीं का है, तो उन सब चीजों से दो चार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई के बाद में बहुत सारी कुर्बानियां होंगी, जैसे सिंह साहब ने भी कहा, ईडी भी है, तमाम चीजें हैं। तो उन सब चीजों को आपको फेस करते हुए, जो आप जिस तरह से जंग आजादी हुई, लोगों ने अपनी जानें दी, मेरा ख्याल है आज वो वक्त है जब एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मनान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए, एक तो फैसले जो हैं वो सड़क पर नहीं होते, आंदोलन सड़क पर हो सकता है, लेकिन फैसले सड़क पर नहीं हो सकते। फैसले संसद में होंगे, फैसले सरकार लेगी, और यहां क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, मनान साहब, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि अगर सरकार या कोर्ट गाइडलाइन बनाने लगेगा मीडिया के लिए, तो फिर एक तबका उठ खड़ा होगा, और जो असली मंशा थी सेल्फ रेगुलेशन के पीछे, वो यही थी कि कोई हमें ना बताए, हम खुद से अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो क्या वही बात, वहीं पर हम दोबारा आ गए? संकेत जी, देखने वाली बात यह है कि क्या हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ही दखल देगा? सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? एक। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने चैनल अपने घर बैठकर या स्टूडियो में बैठकर लोगों को धमकाओ, बदतमीजी करो। और कई ऐसे एंकर हैं जिनको घर बैठना पड़ गया जब उन्होंने एज ए एंकर मालिक की बात नहीं मानी या सरकार की बात नहीं मानी। वो घर बैठे हैं, एक से एक पढ़कर, जो इतने मशहूर और इतने बढ़िया एंकर थे, जो एक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे, आज की डेट में बदतमीजी की हर हद को पार करते हैं। आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर प्रवक्ता को, एक पार्टी प्रवक्ता को, जब वो उलझता है तो उसके रेस्क्यू पे आता है एंकर, और जो अच्छी बात कह रहा है उसको दबाने की कोशिश करता है एंकर। एंकर का ये मतलब नहीं होता है। अगर लेकिन मनान साहब, मुझे आप ये बताइए कि क्या डिबेट कैसे हो? ये नहीं, मनान साहब, मेरा सवाल, क्या ये चीज सुप्रीम कोर्ट तय करेगी? अब ऐसी हालत आ गई। अल्टीमेटली जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, जब अपना पिलर खुद मीडिया, ये जो प्रेस है, ये चौथा पिलर मानती है दुनिया डेमोक्रेसी का, ये पिलर खुद ही ढा रही हैं, सेल्फ गोल कर रही हैं, और चंद लोगों की वजह से आप लोगों की साख जो आज गिर रही है, चंद लोग हैं, चंद चैनल्स हैं। मेरा मानना तो ये है कि इनका बाइकआउट कर, ये स्पोक्समैन भी, या एक स्पोक्समैन पार्टी का जा सकता है जिसको वो हेल्प कर सके, बाकी बाइकआउट क्यों नहीं करते? बहुत दुनिया बाइकआउट कर रही है कई चैनल्स का, नहीं देखते, खोलते भी नहीं है। आप भी जाए, छोड़ो इसको, कुछ नहीं, बकवास। देखिए, ये तो एक दुष्चक्र है जिसके बारे में एनडीटीवी बहुत जमाने से कह रहा है कि किस तरीके से नफरत से, बात पे आप रवीश कुमार है आपके चैनल पे, नफरत, और उसके बाद टीआरपी, और उसके बाद प्रॉफिट। रवीश कुमार की, आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सारे सुनते हैं, हाँ, एक आशुतोष कुमार को कभी सुनते थे लोग जी, लेकिन बदकिस्मती से आज मेरे देश की, मेरे समाज की बदकिस्मती देखो, जो कल तक सड़क पे थे आज वो मालिक बन बैठे हैं। जी, आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मालिक थे, एक सेकंड, मनन साहब, मैं जरा डिबेट आगे ले चलूं, मैं आगे ले चलूं जरा डिबेट। आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो दुष्चक्र है, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, हेट, टीआरपी, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए फिर से हेट, फिर टीआरपी, फिर प्रॉफिट, और ये चक्र चलता ही जा रहा है और काफी टाइम से चल रहा है। एक दौर वो भी था जब नफरत नहीं होती थी लेकिन खबर भी नहीं होती थी, सांप बिच्छू होता था, स्वर्ग का दरवाजा होता था, आपने वो दौर भी देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब क्या इस चीज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कोई फैसला ले सकता है? क्या हमने अपने आप को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो दिन आएगा, इनेविटेबल हो गया है वो? संकेत, जब आप कहते हैं कि क्या हमने वो स्थिति पैदा कर दी है, दरअसल हम लोग जो है अब बहुत माइनॉरिटी में है, बहुत छोटी जगह में है, जिनका आज बहुतायत है, जो आज टेलीविजन के मेन स्ट्रीम माने जा रहे हैं। क्या वो किसी नियम को मानते हैं? क्या उनके लिए संविधान का कोई अर्थ है? क्या उनके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई अर्थ है? क्या
क्या वो इस बात को मानते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उसकी वजह से समाज टूट रहा है? अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको वाणी की स्वतंत्रता के दायरे में क्यों और कैसे लाया जाना चाहिए? क्योंकि वो वाणी की स्वतंत्रता को ही नहीं मानते। क्योंकि वाणी की स्वतंत्रता ये तो नहीं कहती है कि आप मेरे मुंह पे मुझे गाली दीजिए या समाज को बांटिए या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करिए। ये तो वाणी की स्वतंत्रता नहीं है। और अगर ये वाणी की स्वतंत्रता नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर इसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा। और इसको अगर हम करेंगे फिर कहते हैं हम वाणी की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। तो ये दुष्चक्र नहीं है, ये जानबूझकर एक ऐसा दुष्चक्र क्रिएट किया गया है जिसमें वाणी की स्वतंत्रता के नाम पर आप समाज को तोड़ने का काम करें और अपने राजनीतिक जो आपका अभीष्ट है, जो आपका राजनीतिक गोल है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करें। तो इसलिए मैं बिल्कुल अभी शाहिद अली साहब ने कहा और मलन साहब की बात से मैं सहमत हूं कि आप गाइडलाइन बना दीजिए, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक कि प्यूनिटिव एक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट को प्यूनिटिव एक्शन लेना पड़ेगा। एंकर जो है, आशुतोष जी ने बोला है कि एंकर एक, वो अभी एनके सिंह जी ने शुरुआत में ही ये बात बोल दी थी कि एंकर तो बहुत छोटा प्यादा है, आप ले लीजिए कार्रवाई तय कर लीजिए, लेकिन जिस वजह से एंकर नफरत फैला रहे हैं सिंह साहब, वो हैं मालिक जो मुनाफा कमा रहे हैं। तो जब तक वहां वो टूटी बंद नहीं की जाएगी तब तक नफरत का प्रवाह बंद नहीं होगा। नहीं, इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है ना, गवर्नेंस का मॉडल है, इसमें रिवार्ड गिविंग सिस्टम भी है और पनिशमेंट भी है। आपको चुनना है कि कौन सा आपको चाहिए। रिवार्ड चाहिए तो पद्मश्री भी है और तमाम लोगों को दी जा रही है, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, टीआरपी के थ्रू आ रहा है। बजट आप जानते हैं कितना बढ़ गया है आईएनबी का। तो रिवार्ड गिविंग सिस्टम भी है और पनिशमेंट भी है। लेकिन हम इस पे ना जाएं। आपका जो मेन मुद्दा है, दुनिया की कोई शक्ति, छोड़िए सुप्रीम कोर्ट, मेरा दावा है कि आप स्टूडियो डिस्कशन कैसे रेगुलेट कर लेंगे। मैं संकेत बहुत ही खराब बोलता हूं, टाइम जा रहा है, एयर टाइम है, और बहुत ही इलॉजिकल बोल रहा हूं। मन्नान साहब बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, शाहिद बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या आप उनको छोड़ के आप मुझे देंगे कि नहीं साहब 5 मिनट तो आप ही बकवास कर लीजिए? तो ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है। फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, आप सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स करते हैं, उस पे आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं। ये इशू डिफरेंट है। इसमें जब तक क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आप ग्रो नहीं करेंगे, समाज की लॉजिक और नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। चूंकि मैंने जिंदगी खपाई है, मैं ये कह सकता हूं कि आउटसाइड एजेंसी, आप जरा सोचिए, गवर्नमेंट की कोई कमीशन होगा जो कि इसको रेगुलेट करेगा। कौन लोग होंगे? अच्छा, जब हमने कहा कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम लोग करेंगे, आप सिर्फ हमें पार्लियामेंट से लेजिस्लेट कर दीजिए, इंपावर कर दीजिए। तो सरकार ने कहा अच्छा, मतलब पावर तुम हमारे स्ट्रेंथ की लोगे, लेकिन करोगे अपने मन की। सरकार आज भी हम कहते हैं एक तरीका है सेल्फ रेगुलेशन का कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से आप किसी भी बॉडी को जो कि इलेक्टेड बॉडी हो, उसको आप इंपावर कर दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट वो नहीं करेगी, क्योंकि तब उसका परचेस खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कर नहीं। सिंह साहब, तब तो फिर और आरोप लग सकता है। फिर आरोप ये लगेगा कि आप फ्रेंडली एडिटर और फ्रेंडली एंकर और फ्रेंडली पत्रकार उसमें बिठा देंगे उस कमेटी में। नहीं, यही मुश्किल है ना कि फ्रेंडली इलेक्टेड बॉडी होगी, उसको सिर्फ आप इंपावर करिए, जैसे एमसीसी को, एमसीआई को किया है। ये एक पॉसिबल वो था तरीका। लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म के इस पेज में वो भी गलत निकलेगा, क्योंकि फिर वहां वही लोग बैठेंगे बहुमत के वोट पे जो सत्ता में भी बैठे हैं। मैं इस पर जरा एक राउंड सवाल ले लूं सब लोगों से। आशुतोष जी पहले आप, फिर मनन साहब। आप ये जो सिंह साहब जो प्रपोज कर रहे हैं, आपको लगता है ये शॉर्ट ऑफ सुप्रीम, मतलब इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट डिबेट तय करना शुरू कर दे, मतलब वो काम करना शुरू कर दे जो एडिटर करता है, क्या ये एक वाजिब कदम है कि आप जर्नलिस्ट की एक बॉडी को इतना एम्पावर कर दें कि वो कोई फैसला ले सकें और पनिशमेंट भी सुना सकें, सजा भी सुना सकें? संकेत, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये दरअसल आंख में पट्टी बांध करके आगे चलने वाली बात है। एनबीएसए नाम की एक संस्था बनी थी जिसने कुछ चैनलों के खिलाफ और एडिटर्स के खिलाफ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा मैं एनबीएसए को नहीं मानता, मैं जा रहा हूं बाहर यहां से। सारे मेंबर उनके घर चले गए, उनको मनाने लगे, नहीं नहीं आप हमारे साथ रहिए। तो प्रश्न यह है कि आप संस्था कोई भी बना दीजिए,
उसमें किसी को बिठा दीजिए। अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, अगर उसमें कन्विक्शन के प्रति अगर उसके अंदर निष्ठा नहीं है, तो फिर कोई भी संस्था का सवाल नहीं उठता। मैं जो बड़ा सवाल उठा रहा हूं, जो बात एनके सिंह साहब कह रहे हैं, यहां प्रश्न वाणी की स्वतंत्रता का है ही नहीं। यहां बहुत सीधा सा प्रश्न यह है कि यह बोलने की इजाजत इसलिए दी जा रही है ताकि हमें 5 साल के बाद चुनाव हो और उसमें हमको बहुमत हासिल हो, और जो लोग बहुमत हासिल करने में हमारी मदद करेंगे उनको हम उतना ही पुरस्कृत करेंगे। तो अगर हम चाहें कि सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन बना देगा, कोई कमीशन बन जाएगा, उसमें कुछ लोगों को रखा जाएगा और उसके बाद समस्या सुधर जाएगी, यह होने वाला नहीं है। मैं नकारात्मक सोच का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर बात कर रहा हूं। यह समस्या बहुत बड़ी है और उस समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के पास तो कतई नहीं है। जी, मनन साहब और शाहिद अली, आपके क्या विचार हैं? मनन साहब, मेरा यहां तक ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, लॉ तो बना नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम कोई जजमेंट दे सकता है, कोई अपना कमेटी बना सकते हैं, लेकिन लॉ नहीं बना सकते सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं आशुतोष जी की बात से 100% सहमत हूं। MCI देख लो, इवन बार काउंसिल देख लो, कोई भी संस्था देख लो, जब तक अपने आप में, हमारे में डिसिप्लिन अंदर से पैदा नहीं होगा, जब तक हम अपने आप पर खुद लगाम नहीं लगाएंगे, चाहे जितने मर्जी कानून बना लो। हम रोज कचहरी में देखते हैं, कानून रोज आते हैं, रोज हम तोड़ने के लिए बैठे हैं और उनका समाधान देने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन अगर जब तक नहीं आएगा, या सख्त कार्रवाई 1, 2, 4 चैनल्स पे ढंग से नहीं होगी, और करेगा कौन अल्टीमेटली? कार्रवाई करने वाले काम खुद करा रहे हो तो कार्रवाई कौन करेगा? जब खेत का मालिक ही खेत की बाड़े खेत को खा जाएगी तो खेत कहां बचेगा? आज की डेट में जो व्यवस्था चल रही है, जो आज का दौर चल रहा है, ये वो दौर है जिसमें खेत की बाढ़ खेत को खा रही है, खेत को बचाने वाला आज है नहीं कोई भी। ये मेरी बात को नोट कर लेना, पछताओगे, पछताएंगे। मीडिया वाले भी, समाज तो पछता ही रहा है, लेकिन मीडिया वाले भी पछताएंगे। शायद आज अगर हम नहीं संभले, कल आपके पास बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक 2 ही चीजें होगी। इसकी आग इंग्लैंड तक पहुंच गई है। आप देख रहे हो वहां क्या हो रहा है। ये हमारे खुद के मीडिया की आग लगाई हुई है। अगर आपको याद होगा, 3 या 4 दिन बॉम्बे जो अटैक हुआ, उसको किस तरह से कवरेज हो रही थी। खुद हम जाके मसाला पूरा बता रहे थे, इस समय हम ये कर रहे हैं, उस समय वो कर रहे हैं, बजाय उसके कि उसको ढक के रखें, उनको अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने दे। नहीं, इनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए। शाहिद अली, लास्ट कमेंट आपका कि मालिकों के शाहिद साहब, बिल्कुल कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो और पुनिटिव होनी चाहिए, और पुनिटिव ओनली मॉनिटरी नहीं होनी चाहिए, खासकर कोई ना कोई सजा का प्रावधान। ठीक है, शाहिद अली, आपका लास्ट कमेंट। मनन साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कानून नहीं बना सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी जो राय है वो ये है, जैसे पूर्व में भी जब डेमोलिशन ड्राइव चल रही थी तो वकीलों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिस वकीलों की उस कमेटी की निगरानी में तमाम डेमोलिशन कार्रवाइयां हो रही थी। तो एक कमेटी अच्छे वकीलों के निगरानी में बनाई जा सकती है, गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। अभी देखिए, प्रेस के ऊपर प्रेस खुद निगरानी करे, वो चीज समझ में आने वाली बात किसी के भी नहीं, हमारी भी नहीं आती कि वो कैसे करेंगे, उनका तो इंटरेस्ट है। लेकिन अच्छे वकीलों की, मनन साहब बहुत अच्छे वकील हैं, शानदार वकील हैं, नाम भी है, इज्जत भी है, तो इस तरह के जो इज्जत वाले वकील हैं दिल्ली के अंदर, एक कमेटी बना दें, गाइडलाइन बना दें। मैं देखता हूं, देखिए 2 महीने के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर कोई हेट की बात नहीं होगी, और जब हेट की बात नहीं होगी तो संकेत जी, इसको आप इस चीज से जोड़े नहीं कि साथ स्वतंत्रता नहीं रहेगी। फ्रीडम तो रहेगी आपको बात करने की, लेकिन फ्रीडम आपको नफरत फैलाने की नहीं रहेगी, फ्रीडम आपको समाज को तोड़ने की नहीं रहेगी, और समाज को तोड़ने की फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, नफरत फैलाने की फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। कोई भी हमारा कानून देश का ऐसा नहीं है जो आपको समाज को जरा सा भी तोड़ने की इजाजत देता हो। उसके इंप्लीमेंटेशन की बात है। अगर सरकार गाइडलाइन बनाएगी और सरकार अपने लोगों को रखेगी, किसी भी तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बनाए, वकीलों की या दूसरे लोगों की जो इज्जत वाले लोग हैं, जो कि वक्त मेरे पास एकदम खत्म हो गया है। शाहिद अली,
एनके सिंह, आशुतोष और के मनन साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चल के देखते हैं जब अगली डेट होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। ये बहस बहुत ज़रूरी है क्योंकि नफरती न्यूज़ का जो कारोबार है वो अब इस हद तक पहुंच गया है कि अब बताइए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि बहस इस तरीके से होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। ये नौबत आई ही क्यों, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा राजनीतिक दल आएंगे और चले जाएंगे लेकिन देश रहेगा। उन्होंने कहा भारत सरकार को क्या दिक्कत है, आप क्यों इसे तुच्छ समझते, इसको छोटा क्यों समझते हैं, भारत सरकार मुंह क्यों बैठी हुई है। जिसकी जिम्मेदारी है देश के अंदर वाणी की स्वतंत्रता हो, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश के अंदर सद्भाव रहे, अगर वो चुप बैठा हुआ है और खुलेआम नफरत की फैक्ट्री चल रही है, जहां समाज को बांटने का धंधा चल रहा है, बहुत तेजी के साथ धंधा चल रहा है, और वो चुप बैठे हुए हैं, तो फिर इसके राजनीतिक मतलब है। 25 साल हो गए, 10 साल इसको चलाने के बाद मालिकान ने इस पे किस तरह से कुछ जो वो लालची एडिटर थे उनके साथ मिलके इसको खत्म कर दिया। सेल्फ रेगुलेशन भारत में खत्म हो गया। मैं अपने जिंदगी का अगर मुझे एक असफलता मुझे सबसे बड़ी लगी तो सेल्फ रेगुलेशन हमारा फेल होना, और शायद आज दोस्त भी इससे इत्तेफाक करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हेट जनरेट्स टीआरपी, हेट डिराइव्स टीआरपी एंड टीआरपी डिराइव्स मनी। दरअसल उसने एक चीज भूल गया कि ये टीआरपी का ओरिजिन क्या है। जनता रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने बाइनरी में बांट दिया है और हिंदू मुसलमान जनता हो गई।